हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया के संविधान द्वारा प्रभावित है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, तो यहाँ से क्या लिया गया दोस्तों, यहाँ से क्या लिया गया दोस्तों, संविधान में संशोधन का प्रावधान लिया गया। क्या लिया गया दोस्तों, यहाँ से संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। दूसरा क्या प्रावधान लिया गया दोस्तों, दूसरा लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यानी अगर हम दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, संविधान में संशोधन का प्रावधान लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। संविधान में संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में कर रखा है, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का प्रावधान कर रखा है। भाग की बात करते हैं दोस्तों, तो किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान कर रखा है, भाग अगर हम 20 की बात करते हैं तो भाग 20 में संविधान में संशोधन का प्रावधान कर रखा है। क्वेश्चन दोस्तों कई बार यह भी पूछा गया है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, यानी अगर संविधान में संशोधन की बात की जाए तो किसके पास ऐसा अधिकार है। बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद के पास ऐसे अधिकार है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों उस समय संसद अस्तित्व में आई नहीं थी, इसलिए पहला जो संविधान संशोधन किया गया था वो किसके माध्यम से किया गया था, संविधान सभा के माध्यम से किया गया था। तो इतना याद रखना। अगर हम जापान की बात करते हैं दोस्तों, जापान के संविधान से क्या लिया गया है, जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये जापान के संविधान से लिया गया। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों, किसकी, अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की, तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, प्रस्तावना ली गई है दोस्तों। प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो किस देश के संविधान से ली गई है प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान किसका दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, वो भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति की, किसकी दोस्तों, उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों महाभियोग की अगर हम बात करते हैं, महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं दोस्तों, न्यायिक समीक्षा, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यह भी अमेरिका के संविधान से। बात करते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और क्या है उसकी शक्तियों का प्रावधान, गठन और शक्तियों का प्रावधान दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान, ये भी कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। बात दोस्तों हाई कोर्ट के
न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान भी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो दोस्तों वहाँ से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? प्रस्तावना को लिया गया है, मौलिक अधिकारों को लिया गया है, राष्ट्रपति का पद लिया गया है, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, महाभियोग, न्यायिक समीक्षा की जब हम बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसकी शक्तियों की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की बात करते हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? ये सारे के सारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी की बात करते हैं दोस्तों। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया? जर्मनी को हम क्या है, बीमर का संविधान भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बीमर का संविधान भी कहते हैं। यहाँ से क्या प्रावधान लिए गए हैं? आपातकाल के समय दोस्तों, किसके? राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन, ये किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जर्मनी या बीमर के संविधान से क्या है, इस प्रावधान को लिया गया है। दोस्तों बात हम जब मौलिक अधिकारों की कर रहे हैं, दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए जब राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाया जाता है तो सभी या कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान कर दिए गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिए गए थे कि अनुच्छेद 20 यानी आपराधिक मामले में जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, आपराधिक मामले में जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं दोस्तों, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के ख्यालों की बात की गई है, यानी आपराधिक मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। जबकि अनुच्छेद 21 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी जीवन जीने के अधिकार की बात की गई है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी क्या है, ये जो मौलिक अधिकार हैं इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी ये जो मौलिक अधिकार है हमारे अनुच्छेद 20 और 21 में जो दे रखे हैं, इनको क्या है, आपातकाल के समय भी क्या है, निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है दोस्तों? तो कहाँ से लिया गया है? इसको करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, जापान के संविधान से इस प्रावधान को लिया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक के माध्यम से हुआ था, जो कि गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। यानी सहायक संधि की बात कर रहा था कि सहायक संधि के समय क्या है, मतलब ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर क्या हुआ था दोस्तों, विस्तार हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो डी ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं तो इनका समय कब से कब तक माना जाता है? 1757 से लेकर 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव का समय माना जाता है। इन्होंने 2 बार कार्यभार संभाला था दोस्तों। दूसरी बार कब संभाला था इन्होंने? दूसरी बार 1765 से लेकर 1767 तक कार्यभार संभाला था दोस्तों। अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं तो ये बंगाल के कौन थे दोस्तों? बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। यानी रॉबर्ट क्लाइव की दोस्तों जब हम बात करते हैं, किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं, कार्यकाल 1757 से 1760। और दूसरी बार कब से कब तक था दोस्तों? दूसरी बार था 1765 से 1767 तक इनका क्या है, कार्यकाल रहा था। यानी रॉबर्ट क्लाइव की जब हम दोस्तों बात कर रहे हैं तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे।
प्रथम गवर्नर थे दोस्तों। इन्हीं के समय दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को क्या हुआ था दोस्तों? प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था ये जो प्लासी का युद्ध था दोस्तों? किस किस के बीच हुआ था? ये अंग्रेजों वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों और किसके? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अंग्रेजों की बात करते हैं दोस्तों। अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे दोस्तों। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। जबकि बंगाल के नवाब की सेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा था दोस्तों? किसके द्वारा किया जा रहा था? सेना का दोस्तों क्या? सेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा था? मीर जाफ़र के द्वारा किया जा रहा था। किसके? मीर जाफ़र के द्वारा किया जा रहा था। इस युद्ध में दोस्तों किसकी जीत होती है? अंग्रेजों की जीत होती है। किसकी जीत होती है दोस्तों? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की क्या है दोस्तों? जीत होती है। दोस्तों वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं। वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका 1772 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से वारेन हेस्टिंग को दोस्तों क्या बना दिया जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है दोस्तों? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी अगर ये पूछा जाए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो दोस्तों कौन थे? वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं। बंगाल के क्या है? प्रथम गवर्नर जनरल थे। जबकि पूछा जाए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे तो दोस्तों कौन थे? हमारे रॉबर्ट क्लाइव की हम बात करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही दोस्तों पहला सुप्रीम कोर्ट क्या है? स्थापित किया गया था। पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? ये कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में स्थापित किया गया था। पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? लॉर्ड इम्पे की बात करते हैं तो ये क्या है? पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हीं के समय दोस्तों 1781 में कोलकाता में पहला मदरसा स्थापित किया गया। प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया दोस्तों? प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था 1781 में। कहाँ पर? कोलकाता में। किसके समय किया गया था? वारेन हेस्टिंग के समय किया गया था। कॉर्नवालिस की बात कर लेते हैं दोस्तों। कॉर्नवालिस की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल 1786 से कब से दोस्तों? 1786 से 1793 तक था। कॉर्नवालिस की बात करते हैं दोस्तों। इन्हें भारत में किसका जनक कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है दोस्तों। किसको? कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का भारत में क्या है? जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस की बात करते हैं दोस्तों तो इनको स्थायी बंदोबस्त का किसका?
स्थायी बंदोबस्त का भी जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त का भी क्या है दोस्तों? जनक कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों वेलेज़ली की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? लॉर्ड वेलेज़ली की अगर हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? इनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल था, लॉर्ड वेलेज़ली। यानी लॉर्ड वेलेज़ली की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो इनको क्या कहा जाता है? सहायक संधि का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड वेलेज़ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सहायक संधि के माध्यम से दोस्तों क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? सहायक संधि के माध्यम से कुछ प्रावधान कर दिए गए थे। पहला प्रावधान किया गया था कि जो भी भारतीय राजा हैं उनके विदेशी संबंध किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे दोस्तों? कंपनी के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। और दूसरा प्रावधान ये कर दिया गया था कि जितने भी बड़े भारतीय राज्य हैं उनमें अंग्रेजी सेना स्थायी रूप से क्या है स्थापित की जाएगी और उनका खर्चा भी कौन उठाएगा दोस्तों? वही राज्य उठाएगा। तो ये प्रावधान ऐसे कर दिए गए थे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? स्वीकार किया अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसने स्वीकार किया था दोस्तों? 1798 में हैदराबाद के दोस्तों किसने? निजाम ने। हैदराबाद के शासक निजाम ने क्या है सहायक संधि को 1798 में, यानी सबसे पहले क्या है किसने स्वीकार किया था सहायक संधि को? 1798 में हैदराबाद के निजाम ने। दोस्तों सहायक संधि को हम मैत्री संधि भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके समय थी? लॉर्ड वेलेज़ली की हम क्या है बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में त्याग दिया। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं दोस्तों, अगर पूछा जाता है दोस्तों कि एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। किसके लिए दोस्तों? गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। यानी 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। 1915 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से क्या सम्मानित किया? किससे? नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया दोस्तों। कब? 1915 की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो जॉर्ज पंचम के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये जो नाइटहुड की उपाधि की हम बात करते हैं दोस्तों तो इन्होंने 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसके विरोध में क्या है नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। दोस्तों जब रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए अमार सोनार बांग्ला, यानी अगर हम बात करें बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था दोस्तों? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जबकि अगर भारत के राष्ट्रगान की बात करते हैं, जनगण मनगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं दोस्तों। क्लेमेंट एटली के आदेश पर दोस्तों ये जो कैबिनेट मिशन था भारत कब आया था? ये 24 मार्च 1946 को भारत आता है। कब आता है? क्लेमेंट एटली के आदेश पर कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है। ये जो कैबिनेट मिशन है दोस्तों इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, कौन होते हैं? सर पैथिक लॉरेंस क्या है इसके अध्यक्ष होते हैं।
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे सर पैथिक लॉरेंस की अगर हम बात करते हैं। दूसरे सदस्य कौन थे दोस्तों, AB अलेक्जेंडर, कौन थे, AB अलेक्जेंडर की अगर हम बात कर लेते हैं। और तीसरे कौन थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके क्या है, सदस्य थे। यानी कैबिनेट मिशन कब आया था भारत, 24 मार्च 1946 को आता है। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं, AB अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स की बात करते हैं। ये जो कैबिनेट मिशन था दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या था। अगर इसके मुख्य कार्य की हम बात कर लेते हैं तो इसका मुख्य कार्य था भारत में संविधान सभा का, किसका दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण करना। यानी मुख्य कार्य क्या था दोस्तों कैबिनेट मिशन का, संविधान सभा का निर्माण करना। इसके बाद दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लेते हैं। किसकी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं। ये कब होता है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है दोस्तों, ये होता है 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर, अमृतसर पंजाब में। यानी जनरल डायल ने 13 अप्रैल 1919 को क्या है, भारतीय निहत्थे थे उन पर क्या है, गोलियां चलवा दी थी। कब, 13 अप्रैल 1919 की अगर हम बात करते हैं। तो इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में क्या है, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। रोलेट एक्ट की बात करते हैं दोस्तों, ये कब आया था, ये भी 1919 में आया था। इसको काला कानून किसने कहा था दोस्तों, काला कानून, महात्मा गांधी ने इसको दोस्तों, किसने, महात्मा गांधी ने दोस्तों इसको क्या कहा था, काला कानून कहा था। जबकि साइमन कमीशन की बात करते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन का निर्माण कब किया गया था, 1927 में किया गया था। जबकि अगर हम भारत आने की बात करते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो भारत कब आया था दोस्तों, ये भारत आया था 1928 में। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में त्याग दिया था। किसके विरोध में त्याग दिया था दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है दोस्तों। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यानी गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। देखो दोस्तों, जब हम गोदावरी नदी की बात करते हैं तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम होता है दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से। कहाँ से होता है, नासिक ज़िले से होता है। पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कौन से पहाड़ी से होता है, त्र्यंबक की पहाड़ी से होता है। यानी गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले त्र्यंबक की पहाड़ी से होता है। लंबाई की बात कर लेते हैं दोस्तों, लंबाई की बात कर लेते हैं। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। कितनी है, 1465 किलोमीटर है। यानी अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, गोदावरी नदी है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। ये जो गोदावरी नदी है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करते हैं, किसकी, गोदावरी नदी की हम बात करते हैं, गोदावरी नदी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। जबकि आयु में अधिक होने के कारण दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। तो पूछा है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है, तो दोस्तों किस राज्य से है, महाराष्ट्र राज्य से है। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को दोस्तों मध्य प्रदेश से कौन अलग होता है, छत्तीसगढ़। कौन अलग होता है, छत्तीसगढ़ अलग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, महाराष्ट्र हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? दोस्तों अगर हम डल झील की बात करते हैं तो ये क्या है, कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? बुलर झील की बात करते हैं दोस्तों, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी कश्मीर में स्थित है। कश्मीर की अन्य झीलों की बात करते हैं दोस्तों तो हमारा शेषनाग झील आ जाएगी, अनंतनाग झील आ जाएगी, शेषनाग आ जाएगी, अनंतनाग आ जाएगी, डल झील आ जाएगी दोस्तों। बुलर झील की अगर हम बात कर लेते हैं और नागिन झील आ जाएगी। नागिन झील भी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी कश्मीर में स्थित है। तो डल झील, बुलर झील, शेषनाग झील, अनंतनाग और नागिन झील, ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये कश्मीर में स्थित है। लोकटक की बात कर लेते हैं दोस्तों। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। कहाँ पर है? मणिपुर की। अगर चिल्का झील की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और क्या है दोस्तों? ये सबसे बड़ी लैगून झील है। यानी भारत की अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है दोस्तों, तो कौन सी झील है? चिल्का झील है। उड़ीसा की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है? अंसुपा झील है। कौन सी झील स्थित है? अंसुपा झील स्थित है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, यूपी में कौन सी झील है दोस्तों? फुल्लर झील। कौन सी? फुल्लर झील की बात कर लेते हैं। केरल की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो केरल में कौन सी झील स्थित है? केरल में हमारी वेम्बनाड झील। कौन सी? वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केरल में। केरल में। जबकि महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसकी? महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कौन सी है? लोनार झील है। राजस्थान की बात कर लेते हैं दोस्तों तो राजस्थान में कौन सी झील है? सांबर झील है। सांबर झील कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान में हमारी और कौन सी झील है दोस्तों? सांबर झील है, जयसमंद झील है, जयसमंद झील है, पुष्कर झील है, पुष्कर झील है, देवर झील है दोस्तों। ये सारी झीलें कहाँ पर स्थित हैं? ये राजस्थान राज्य के अंतर्गत स्थित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कौन सी है दोस्तों? बुलर झील की हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जबकि सबसे बड़ी लैगून झील की बात करें तो दोस्तों कौन सी है? हमारी चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों? दोस्तों अगर हम इलाहाबाद की बात करते हैं तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले की अगर हम बात करें तो कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद, प्रयागराज की हम बात करते हैं तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। न्यूनतम की बात करते हैं दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिले की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन सा है दोस्तों? हमारा महोबा। यानी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा प्रयागराज, इलाहाबाद है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिले की अगर हम बात करते हैं दोस्तों कौन सा है? लखीमपुर खीरी। कौन सा दोस्तों? लखीमपुर खीरी है। जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले की अगर हम बात करते हैं दोस्तों कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा दोस्तों? हापुड़ है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा हमारा इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? प्रयागराज है। लखनऊ की बात करते हैं दोस्तों।
ये उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। और किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। नवाबों का शहर किसको कहा जाता है, लखनऊ को ही कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इलाहाबाद या प्रयागराज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा में अधिनियमित किया गया था। यानी ये पूछा गया है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो किस वर्ष क्या है, लागू किया गया था। दोस्तों अगर हम 2009 की बात करते हैं तो क्या आया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों, ये 2009 में पारित किया गया। लागू की बात करते हैं दोस्तों, ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था लागू कब किया गया था दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं दोस्तों। मूल संविधान में शिक्षा का जो अधिकार था दोस्तों, मौलिक अधिकार नहीं था। ये जो शिक्षा का अधिकार था दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं था, बल्कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21 के का के द्वारा इसको क्या है, मौलिक अधिकार बना दिया गया था। यानी मूल संविधान में शिक्षा का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार नहीं था, बल्कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसको क्या है, मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और कहाँ पर जोड़ा गया था, 21 के, अगर हम एक की बात करते हैं, का की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, प्रावधान को जोड़ा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों, इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यानी अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया था। यानी इस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया था, इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। किसका, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। दोस्तों मौलिक अधिकार की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी, मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया दोस्तों, भाग 3 में किया गया। किसमें, भाग 3 में किया गया। अनुच्छेदों की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। दोस्तों भाग 3 की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की जब हम दोस्तों बात कर रहे हैं तो मूल संविधान में कितने थे, ये मौलिक अधिकार मूल संविधान में दोस्तों कितने थे, मूल संविधान में दोस्तों कितने प्रकार के थे, ये 7 प्रकार के थे। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान संविधान में कितने प्रकार के हैं, तो कितने प्रकार के हैं दोस्तों, ये 6 प्रकार के। यानी अगर हम बात करते हैं संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों 1978 में। इसके माध्यम से दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था उसको क्या बना दिया गया था, विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया था दोस्तों, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। और इस प्रावधान को संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था दोस्तों, इसे जोड़ा गया था 300 के का की अगर हम बात कर लेते हैं। यानी मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को कैसा अधिकार बना दिया दोस्तों, विधिक अधिकार बना दिया गया था। और कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान कर दिया गया है, 300 के अगर का की बात करते हैं। वर्तमान संविधान में दोस्तों 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं।
कौन कौन से हैं दोस्तों, देख लेते हैं। पहला है हमारा समानता का अधिकार। कौन सा दोस्तों, समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक इसका प्रावधान कर रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। दूसरे की बात कर लेते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। और कहाँ से कहाँ तक इसका प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों, 19 से लेकर 22 तक इसका प्रावधान किया गया है। तीसरे की बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और कहाँ से कहाँ तक प्रावधान इसका कर रखा है दोस्तों, 23 और 24 अनुच्छेद में इसका प्रावधान कर रखा है। चौथे की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक कर रखा है दोस्तों, 25 से 28 तक इसका प्रावधान कर रखा है। पांचवें की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आ जाता है शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। कौन सा आया था, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक कर रखा है दोस्तों, इसका 29 और 30 अनुच्छेद में कर रखा। छठे की बात करते हैं दोस्तों, छठा और अंतिम की बात करते हैं। कौन सा है, कौन सा है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। और इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में कर रखा है, अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान कर रखा है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा किसने कहा, हृदय और आत्मा किसने कहा था। तो दोस्तों किसने कहा था अनुच्छेद 32 को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही दोस्तों भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी पूछा जाता है कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं, यानी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, लेकिन ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किसे दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं दोस्तों, अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो ये केवल और केवल भारतीयों के लिए हैं। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं दोस्तों, 15-16 की बात करते हैं तो केवल और केवल भारतीयों के लिए। 16 के बाद इसके बाद 19 की बात करते हैं दोस्तों, ये भी केवल और केवल भारतीयों के लिए। और 29 और 30 यानी अनुच्छेद 15, 16, 29, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये अनुच्छेद केवल और केवल दोस्तों किसके लिए हैं, भारतीयों के लिए है। तो पूछा जाता है कि ऐसे कितने अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल क्या है, भारतीयों के लिए है, यानी मौलिक अधिकारों के ऐसे कितने अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल क्या है, भारतीयों के लिए है। तो ये हमारे कितने हैं, 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बाकी सभी मौलिक अधिकार क्या है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और क्या है, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारा 2009, डी ऑप्शन हो जाएगा। कब इसको क्या है, अधिनियमित किया गया था संसद के द्वारा, 2009 में अधिनियमित किया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने पाकिस्तान में अपने विलय की घोषणा की लेकिन बाद में जनमत संग्रह के परिणाम के बाद भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दोस्तों जूनागढ़ की बात करते हैं दोस्तों। जूनागढ़ कब भारत में शामिल हुआ था, 1948 में, और किसके द्वारा, जनमत
संग्रह के द्वारा इसको क्या है, जनमत संग्रह के द्वारा क्या है, इसको भारत में शामिल किया गया था। हैदराबाद की बात कर लेते हैं दोस्तों। हैदराबाद की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसको कब भारत में शामिल किया गया था? इसको भी 1948 में शामिल किया गया था। किसके द्वारा शामिल किया गया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। पुलिस कार्रवाई के द्वारा कब शामिल किया गया था हैदराबाद को? वर्ष 1948 में। कश्मीर की बात कर लेते हैं दोस्तों। कश्मीर को कब शामिल किया गया था? 1947 में शामिल किया गया था। महाराजा हरि सिंह ने कब सिग्नेचर करे थे? 1947 में। किसके द्वारा शामिल कर लिया गया था दोस्तों? विलय के द्वारा। यानी विलय पत्र पर महाराजा हरि सिंह ने कब सिग्नेचर किए थे? 1947 में। तो 1947 में कश्मीर को क्या है, विलय कर लिया गया था भारत में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि रियासत ने पाकिस्तान में अपने विलय की घोषणा की, तो किसने की थी दोस्तों? जूनागढ़ की हम क्या है बात कर लेते। जूनागढ़ क्या है 1948 में भारत में जनमत संग्रह के द्वारा क्या है, भारत में इसको शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों बात हम कर्क रेखा की करते हैं तो ये क्या है हमारा दोस्तों? पृथ्वी का ग्लोब है। इस पर क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। क्या खींची गई हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं। यानी अगर हम ये जो बीचों बीच है दोस्तों, पृथ्वी के ग्लोब के बीचों बीच है, ये कौन सी रेखा है? इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और इसी को क्या कहते हैं हम दोस्तों? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी ये जो बीचों बीच है पृथ्वी के, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा। इसी को क्या है? भूमध्य रेखा कहते हैं दोस्तों। इस पर सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती हैं दोस्तों? इस पर पड़ती हैं 21 मार्च। और कब पड़ती हैं? 23 सितंबर को। यानी 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या है, सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। दोस्तों जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में क्या है, दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर। इसके बाद दोस्तों ये होता हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। एक और नाम से जानते हैं दोस्तों इसे, किसे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से किसे जानते हैं? कर्क रेखा को जानते हैं। इस पर सूर्य की किरणें दोस्तों कब लंबवत पड़ती हैं? कब पड़ती हैं? 21 जून की हम बात करते हैं। 21 जून को कहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं दोस्तों? तो हमारी कर्क रेखा पर क्या है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारी कौन सी रेखा है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आर्कटिक रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा भी कहते हैं। और यहाँ से आगे दोस्तों क्या है, सूर्य की किरणें नहीं जा पाती है। यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आगे क्या है, सूर्य की किरणें नहीं जा पाती हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं हम कर्क रेखा की। जब बात दोस्तों हम कर्क रेखा की कर रहे हैं तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले ये गुजरात से होकर गुजरती है। इसके बाद दोस्तों ये राजस्थान, कहाँ से होकर गुजरती है? राजस्थान से होकर गुजरती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश। उसके बाद कहाँ से गुजरती है दोस्तों? ये झारखंड से। झारखंड के बाद दोस्तों कहाँ से गुजरती है? ये पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों कहाँ से गुजरती है? त्रिपुरा से होकर गुजरती है। त्रिपुरा से होकर गुजरती है। और उसके बाद क्या है, ये मिजोरम से होकर क्या है, गुजरती है। यानी भारत के 8 राज्यों से क्या है, कर्क रेखा। यानी भारत के बीचों बीच से भी कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम की हम बात करें, इन 8 राज्यों से होकर क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि माही नदी को कौन सी रेखा 2 बार काटती है, तो दोस्तों कौन सी काटती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा किसको काटती है, माही नदी को 2 बार काटती है। किसको, माही नदी को 2 बार काटती है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्या, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, मकर रेखा भी कहते हैं, मकर रेखा। और क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें दोस्तों कब लंबवत पड़ती हैं, यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें क्या है, लंबवत पड़ती हैं। इसके बाद ये जो रेखा है हमारी दोस्तों, इसे कहते हैं हम 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं, या फिर इसको अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ से आगे क्या है, सूर्य की किरणें नहीं जा पाती हैं। यहाँ से आगे क्या है, सूर्य की किरणें नहीं जा पाती हैं। दोस्तों ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं। और किसका पता लगाने के लिए, किसी भी देश की स्थिति का पता लगाने के लिए पश्चिम से पूर्व खींची गई ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अगर हम इनकी संख्याओं की बात करें दोस्तों, तो ये 90 ऊपर होती हैं हमारी, और 90 क्या है, नीचे होती है। यानी कि अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करती है तो 90 उत्तरी गोलार्ध में होती है, यानी 0 डिग्री से लेकर अगर हम 90 डिग्री तक बात करें तो कितनी होती हैं, ये 90 होती हैं। और उसकी क्या है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हमारी कितनी होती है, 90। यानी अगर हम कुल अक्षांशों की बात करते हैं तो कितनी हो जाती है, 90 और एक हमारी क्या है, विषुवत रेखा हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये कितनी हो जाती है, 181 क्या है, अक्षांश रेखा, यानी अक्षांश होते हैं। अक्षांशों की अगर हम बात करें तो कितने होते हैं हमारे, 90 ऊपर होते हैं, 90 नीचे, और एक क्या है हमारा, विषुवत रेखा की हम बात कर लेते हैं। कुल कितने होते हैं, 181। जबकि अक्षांश रेखाओं की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आकर ये रेखा न बल्कि क्या है, एक पॉइंट बन जाता है, बिंदु बन जाता है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो इसमें से अगर हम 2 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 179। ये कितनी होती हैं, रेखाएं होती हैं। यानी अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के ग्लोब पर कुल कितनी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो कितनी होती है दोस्तों, 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। जबकि कुल अक्षांशों की संख्या की बात करें तो दोस्तों कितनी होती है, 181 होती हैं। दोस्तों ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, कहीं भी जाकर क्या है, आपस में नहीं मिलती हैं ये। यानी अगर पूछा जाए कि 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दोस्तों इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा किससे होकर नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर क्या है, नहीं गुजरती है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यानी भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। यानी ये जो रेखा है दोस्तों, कौन सी, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से दोस्तों, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, और कहाँ से होकर गुजरती है, उड़ीसा से होकर गुजरती है। किससे, उड़ीसा से होकर गुजरती है। तो ये कितने राज्यों से, यानी भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं दोस्तों, कहाँ पर काटती हैं, तो कहाँ पर काटती हैं, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा, और कौन सी दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। दोस्तों कहाँ काटती हैं, ये
छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो पूछा जाए आपसे कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। जबकि कर्क रेखा की बात की जाए तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन इसका क्या है? हो जाएगा। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है दोस्तों? यानी किस भारतीय राज्य में क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। यहाँ ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? दोस्तों आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल है। कैसा है? द्विसदनात्मक है। महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी कैसा है? द्विसदनात्मक है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। जबकि कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें भी कैसा है? द्विसदनात्मक है। यानी अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय की तो दोस्तों वर्तमान समय में ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो कितने राज्य हैं दोस्तों जिनमें क्या है? द्विसदनात्मक विधानमंडल है। वर्तमान में दोस्तों 6 राज्य हैं। कितने? 6 राज्य की बात कर लेते हैं। एक तो हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दूसरे की हम बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। जबकि तीसरे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्नाटक हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश हमारा कौन सा हो जाएगा? ये चौथा हो जाएगा। बिहार की हम बात कर लेते हैं, बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं 5वां हो जाएगा। इसके बाद तेलंगाना की हम बात कर लेते हैं, किसकी? तेलंगाना की, तो ये क्या है? 6ठा। यानी वर्तमान समय में ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें 2 सदन वाली क्या है? विधानमंडल है? तो ऐसे 6 राज्य हैं। एक हमारा आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार और क्या है? तेलंगाना। दोस्तों ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद किया जा सकता है। अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो इसकी ट्रिक क्या आ जाती है दोस्तों? इसकी ट्रिक आ जाती है, इसका आ जाता है दोस्तों, तुम कब आओगी? तुम कब आओगी? दोस्तों इसके क्या है? ट्रिक हो जाती है तुम कब आओगी। अगर दोस्तों इसकी हम बात करते हैं, ता से क्या हो जाता है? तेलंगाना हो जाता है। दोस्तों अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। माँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक हो जाएगा। बा से अगर हम बात कर लेते हैं क्या हो जाता है? बिहार। आ से दोस्तों बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और ऊ से बात कर लेते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नॉर्मली अगर वैसे याद नहीं होता दोस्तों तो आप क्या है? ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? तुम कब आओगी। यानी ता से तेलंगाना, मा से महाराष्ट्र, का से कर्नाटक, बा से बिहार, आ से आंध्र प्रदेश और ऊ से क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तमिलनाडु। हमारा क्या है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति की बात कर रहा है दोस्तों। अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं तो दोस्तों कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और किसके थे? नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। नियम प्रक्रिया समिति की हम क्या बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके बाद किसके थे? तदर्थ झंडा समिति के। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये किसके अध्यक्ष थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रांतीय समिति के थे। इसके बाद सलाहकार समिति के। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैविक कृपलानी की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये किसके अध्यक्ष थे? ये थे मौलिक अधिकार उप समिति के। किसके थे दोस्तों? ये मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैविक कृपलानी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं दोस्तों, ये किसके अध्यक्ष थे? ये संघ समिति के थे।
और किसके थे? संघीय संविधान समिति के। किसके थे दोस्तों? ये थे, किसके थे दोस्तों? ये थे संघीय संविधान समिति के, संघीय संविधान समिति के। यानी अगर दोस्तों हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे, नियम प्रक्रिया समिति के थे और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जैविक कृपलानी की बात करते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे ये। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये किसके अध्यक्ष थे? संघ समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है इसके अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। किसकी है? शेख सलीम चिश्ती की। यानी शेख सलीम चिश्ती की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में क्या है स्थित है? कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्थापना की बात कर लेते हैं, कब हुई थी इसकी? 1569 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा दोस्तों? मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये 1571 से 1585 तक मुग़ल साम्राज्य की क्या है दोस्तों? राजधानी रही। क्या रही थी दोस्तों? ये राजधानी रही थी। राजधानी रही कब से कब तक दोस्तों? 1571 से लेकर 1585 तक। कब तक दोस्तों? यहाँ 85 है, 85 तक ये क्या है? मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फतेहपुर सीकरी। कन्नौज की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? इत्र की राजधानी। इत्र की राजधानी दोस्तों किसको कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज को ही क्या है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? ग्रास ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। यानी ग्रास ऑफ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं, किसको जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है। जबकि सिटी ऑफ विक्ट्री की अगर हम बात करते हैं, किसकी? सिटी ऑफ विक्ट्री की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो किसे जाना जाता है? फतेहपुर सीकरी को। यानी फतेहपुर सीकरी को सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। जबकि कन्नौज की अगर हम बात करते हैं तो इत्र की राजधानी और ग्रास ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया दोस्तों, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से किसको जाना जाता है? किसको? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? किसको जाना जाता है? भूटान को। मुरादाबाद की बात करते हैं दोस्तों, मुरादाबाद को किस नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पलाश। कौन सा है? राजकीय। अगर राजकीय चिन्ह की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, किसकी? राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं तो कौन सा है दोस्तों? एक व्रत। एक व्रत के अंदर दोस्तों दो मछलियां हैं। एक व्रत के अंदर दो मछलियां और एक क्या है? तीर कमान। राजकीय चिन्ह कौन सा है? एक व्रत के अंदर दो मछलियां, एक तीर कमान। पशु की बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी राजकीय पशु की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसकी? राजकीय पशु की बात कर लेते हैं। कौन सा है? 12 सींगा है। कौन सा दोस्तों? 12 सींगा की बात कर लेते हैं। जबकि राजकीय पक्षी की बात कर लेते हैं। कौन सा है हमारा? सारस। यह क्या है दोस्तों? क्रौंच की हम बात कर लेते हैं। फूल की बात करते हैं तो पलाश है दोस्तों। और वृक्ष की बात करते हैं तो दोस्तों क्या है हमारा? अशोक वृक्ष।
अशोक वृक्ष क्या है हमारा दोस्तों? राजकीय वृक्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पलाश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? ये भारत की नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? क्वेश्चन क्या है ये? हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये इस तरह का क्वेश्चन है। यानी हिमालय की जब हम बात करते हैं तो पहली जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है? कितनी? 8,849 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों यह है कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये गलत प्रिंट हो गया दोस्तों, गलत टाइप हो गया, तो इसको सही कर लीजिएगा। दूसरी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, केटो की हम बात कर लेते हैं, या गोडविन ऑस्टिन की। किसकी? गोडविन ऑस्टिन की अगर हम बात कर लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 8,611। यानी अगर माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं दोस्तों तो ये चोटी कहाँ पर स्थित है? नेपाल में है। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। जबकि तिब्बत की अगर हम बात करते हैं, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को बर्फ़ की देवी कहा जाता है। केटू की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? ये POK में शामिल है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत क्या है? शामिल है। तो किस में है ये दोस्तों? कश्मीर में। कश्मीर में क्या है ये? इसके बाद तीसरी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8,598 मीटर है। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों ये क्या है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। तो पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। दूसरी केटू है। तीसरी क्या है हमारी? कंचनजंगा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका? कंचनजंगा आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, अगर हिमालय की पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट है। और पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गोडविन ऑस्टिन की हम बात कर लेते हैं। जबकि पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, यानी जो कि सिक्किम राज्य के अंतर्गत स्थित है। तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा की अगर हम क्या है बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा माउंट कंचनजंगा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? मानव अधिकार आयोग की बात करते हैं। मानव अधिकार आयोग, तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना होती है कब? 1993 को होती है। सदस्यों की बात कर लेते हैं। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य दोस्तों इसमें कितने होते हैं? 6, 5। एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, एक क्या होता है इसका? अध्यक्ष होता है। और क्या है? 5 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त क्या है? न्यायाधीश होना चाहिए। नियुक्ति कौन करता है दोस्तों इनकी? नियुक्ति की हम बात कर लेते हैं। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। पूछा जाए कि वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। कौन है दोस्तों? वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में क्या है? ये अध्यक्ष हैं। क्या है दोस्तों? ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जबकि पहले अध्यक्ष की बात करें, पहले किसकी अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्रा कौन थे दोस्तों? रंगनाथ मिश्रा। तो मानव अधिकार की अगर हम बात करते हैं, स्थापना कब होती है? 1993 में होती है। सदस्य 6 होते हैं।
एक अध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। जबकि पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1993 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल।